नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो न्यूज रूम लाइव में आज हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे और जो दिन भर की गतिविधियां हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम आज बात करेंगे मुख्यमंत्री की हवाई सर्वेक्षण की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की स्थिति को लेकर आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की समीक्षा की। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोनों जिलों में जो इस वक्त क्या स्थिति है, लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश भयंकर हो रही थी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, और उससे कई शहरों में जल जमाव हो चुका था। और जल जमाव को लेकर कितनी परेशानी है, क्या दिक्कत है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। और उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। इसके अलावा अधिकारियों की एक टीम भी उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने दोनों जिलों का सर्वेक्षण किया है और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग करने की भी बात कही है। तो जब सर्वे कर मुख्यमंत्री लौटे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे इसकी समीक्षा करेंगे, वो हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। तो सबको देख लिया है, जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया और आज ही वही हम मीटिंग करने वाले हैं सभी संबद्ध जिलों के लोगों को और विभाग के सब लोगों को। और इसमें जो इसके पहले आप सबको मालूम है कि लोगों ने पूरा आकलन किया था और हर जगह का एक असेसमेंट कर लिया गया था, जितने लोग प्रभावित हैं, फसल कितनी क्षति हुई है या लोग लगा नहीं सके, फसल की शुरुआत नहीं कर सके, तो सबको के बारे में तय कर दिया। और फिर उसका तो हमने पूरा हर जिले से बातचीत करके किया ही। तो सुना आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से सर्वेक्षण के बाद क्या कुछ कहा है। और निश्चित तौर पर सीएम ने यह कहा है कि पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और सरकार लगातार इन क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए कि वहां पर क्या दिक्कतें हैं और राहत शिविर जो है वो भी सही तरीके से इस वक्त चल रहा है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, हम इनसे बात करेंगे। मरगूब, सीएम लगातार बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए दौरा करते रहे हैं और आज भी इसी कड़ी में हवाई सर्वेक्षण के लिए वो गए थे। बाढ़ जैसे हालात पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हुआ है पिछले 2-3 दिनों की भारी बारिश में, क्या कुछ कहा है सीएम ने, क्या आगे किया जाएगा? देखिए मुझे मैंने कशिश ने पहले खबर चलाई थी कि सीएम को अपने इंटरनली सोर्स से इस बात की जानकारी मिली थी कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के साथ साथ सिवान, गोपालगंज सहित कई जिले हैं, वैशाली भी है, जहां कई इलाकों में अप्रत्याशित काफ़ी पानी का बहाव है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तो सीएम आज निकले लगभग 11:30 बजे और 1:50 में वो लौटे। उन्होंने कहा लौटने के बाद कि हमने कई इलाकों में देखा है कि बाढ़ की स्थिति अभी है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी है। और अभी हम जब एक अन्य मार्ग जाएंगे तो जाने के बाद तत्काल हम इस पूरे मामले में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने के बाद अधिकारियों के साथ साथ सारे ज़िले के जो डीएम हैं उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ेंगे। और जो केंद्र को जो रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट में और भी जोड़ा जाएगा, चूँकि बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अभी 4 दिनों में अगर बात करेंगे तो गुलाब और शाहीन का जो असर हुआ बिहार में, तो काफ़ी खास करके नेपाल के तराई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण ओवरफ्लो हुआ कई जिलों में। तो नीतीश कुमार ने कहा है स्पष्ट तौर पर कि अभी मीटिंग करने के बाद एक विशेष दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को और जिला प्रशासन को होगा कि वो क्या क्या करे। जिनके घरों में पानी है उन्हें 6,000 रुपया दिया जाए, जिनके फसल खराब हुए हैं उनका सर्वे किया जाए और तत्काल राहत शिविर खोला जाए। राहत शिविर खोलने जाने का मतलब है कि जहाँ भी राहत शिविर है मुख्यमंत्री ने वहाँ का दौरा करने का निर्णय लिया है और हमें लगता है 1-2 दिन में वो फिर जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कहना था कि आपदा के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो आपदा में फंसे होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपदा के समय में ये कहा जाए कि निश्चित तौर पर आज मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और केंद्र को सरकार फिर एक रिपोर्ट भेजेगी। चूँकि आपको पता है कि पिछले बार जो गया था उसमें और भी ज़्यादा राशि जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि कई इलाकों में अप्रत्याशित बाढ़ फिर आई, फसल का नुकसान
नुकसान हुआ कह सकते हैं लाखों का, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत संजीदा हैं। और बाढ़ के लिए तो इस बार हमको लगता है नीतीश कुमार ने जितना सर्वेक्षण इस बार किया है, शायद पिछले 15 साल में उन्होंने बाढ़ को लेकर के नहीं किया हो, क्योंकि परले वाली बाढ़ तो आए नहीं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार का सर्वेक्षण हर लोग है, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद उनका निर्देश जो होता है, अधिकारियों को निर्देश होता है, उसका पालन किया जाए। अमित जी, चलिए, तो इस वक्त भर्गू बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग की बात कही और उसके बाद निर्देश दिया जाएगा उनको कि किस तरीके से स्थिति की समीक्षा की जाए। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो भारी बारिश हुई है, बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से उत्पन्न हो गए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो इसी सूचना पर मुख्यमंत्री आज इन इलाकों का सर्वेक्षण करने निकले थे। और चलिए हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लोजपा की। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम फैसला करते हुए, अहम घोषणा करते हुए आज जो एलजेपी थी उसको 2 भागों में एक तरीके से कहा जाए विभाजित हो गया है एलजेपी, और पारस गुट जो है उसको सिलाई मशीन दिया गया है चुनाव चिन्ह, और चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर सिंबल दिया गया। तो दोनों को सिंबल भी अलग अलग दिए गए हैं और बंगला से बदलकर बंगला छाप को पहले ही जब्त कर लिया था चुनाव आयोग ने। और ये आज बड़ी घोषणा और ऐलान किया गया भारत निर्वाचन आयोग की ओर से। और निश्चित तौर पर दोनों जो पार्टी है, पार्टी का नया नाम भी दिया गया है। और चिराग पासवान की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके पार्टी का नाम है, और अगर पशुपति पारस की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके पार्टी को नाम दिया है चुनाव आयोग ने। दोनों का सिंबल भी बदल गया। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र फोन लाइन पर जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। अशोक, अगर देखा जाए जो इस वक्त आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो अहम घोषणा की गई है, निश्चित तौर पर दोनों गुट के लिए राहत भरी खबर है। देखिए अमित, ये कह सकते हैं कि हाँ, राहत की खबर इसलिए है कि बंगला से दोनों बेदखल हो गए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो 2000 में यानी कि आज से 20 साल पहले जिस पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी उस पार्टी की विरासत चुनाव आयोग ने फिलहाल किसी को नहीं दी है। चिराग पासवान को चुनाव आयोग ने माना है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए चिराग पासवान को रामविलास पासवान के नाम पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम दे दिया गया है। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को भी माना है वो निर्वाचन आयोग ने कि उन्होंने जो पार्टी में विभाजन किया है, तो पार्टी के अधिकांश नेता या बड़े नेता उनके साथ है, इसलिए उनकी पार्टी के नाम के आगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रख दिया है। यानी कि लोजपा दोनों है, लेकिन बंगला किसी के पास नहीं है। तो चाचा और भतीजे दोनों को एक तरह से बंगला से बाहर कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। दूसरी बात आप कर सकते हैं कि जो चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो उसमें चिराग पासवान ने 3 चुनाव चिन्ह की मांग की थी, जिनमें हेलीकॉप्टर है, टॉर्च है। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को वह चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। एक और गैस सिलेंडर का, यानी कि खाना बनाने जो गैस होता है, गैस सिलेंडर, वो मांगा था चिराग पासवान ने, उसमें से एक चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। और पशुपति कुमार पारस ने कोई चुनाव चिन्ह की मांग नहीं की थी। और चूंकि यह चुनाव आयोग का अंतरिम फैसला है, तो अभी चुनाव में पशुपति कुमार पारस अपने किसी उम्मीदवार को उतार भी नहीं रहे चुनाव मैदान में। इसलिए आप कह सकते हैं कि फिलहाल एक चुनाव चिन्ह चिराग पासवान को मिल गया है, लेकिन 5 नवंबर के बाद जब चुनाव आयोग के पास दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है, आने वाले दिनों में भी लोजपा का बंगला किसी को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान के घर में चिराग पासवान रह रहे हैं, लेकिन उनको भी लोजपा का बंगला नहीं मिला। और जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने अपने दोनों भाइयों स्वर्गीय रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस के सहयोग से किया था। पशुपति कुमार पारस पार्टी की स्थापना काल से ही तो पटना में जो ऑफिस था उसी में रह रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहिए कि पशुपति कुमार पारस को भी बंगले से बेदखल कर दिया गया है। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं चुनाव आयोग ने अंतरिम ही फैसला लिया, लेकिन एक बेहतर फैसला जरूर लिया है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमें जानकारी दे रहे थे। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने दोनों को बंगले से बेदखल कर दिया है। अगर ये कहा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं से गलत नहीं होगा। और चुनाव आयोग ने चाचा और भतीजा दोनों को बंगले से बेदखल किया, दोनों को नया सिंबल भी अलॉट कर दिया गया नई पार्टी के साथ। और इस चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद पशुपति पारस गुट ने इसका स्वागत किया है। और
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह और नाम दोनों अलॉट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रक्रिया के तहत ये हुआ जब दोनों पक्ष आपस में मतभेद हो गया और दोनों पक्ष ने चिराग पासवान का चाहे गुट हो या हमारे तरफ से हो, चुनाव आयोग के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया कि असली लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं, उन्होंने दिया हम असली लोक जनशक्ति पार्टी हम, तो मतभेद पैदा हुआ। तो दोनों पक्ष से अपना अपना हम लोगों ने दिया चुनाव को, लेकिन इसी बीच में उपचुनाव हो गया 2 विधानसभा का बिहार में और पूरे देश में 36 से 37 जगह उपचुनाव हुआ। तो तत्काल चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक 5 नवंबर तक लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का और चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दिया और तत्कालिक व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग का निर्देश आया कि आप लोग अपने तरफ से 3 पार्टी का नाम और 3 चुनाव चिन्ह दीजिए। हम लोगों ने दे दिया, मैं तो दे दिया, अब उधर से चिराग पासवान जी क्या दिए नहीं दिए मुझको पता नहीं है। तो जो मैं नाम दिया हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मैंने दिया था सिलाई मशीन, दोनों मेरे नाम से। आप 3 नाम दिया था, लेकिन इसमें से दोनों नाम मेरे नाम से आवंटित हुआ, मेरे पार्टी के नाम से। इसके लिए मैं चुनाव आयोग के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला है, तो लगता है कि चिराग पासवान जी को क्या मिला ये हमको पता भी नहीं है। ये चीज़ आप उनसे पूछिए, हमको क्या मिला है उसके बारे में पूछिएगा तो मैं बता दूँगा। सर, जो चुनाव चिन्ह उनको अलॉट हुआ है, तो अब तो उपचुनाव में वो नामांकन भी कराएंगे अपने प्रत्याशियों का और वो प्रचार प्रसार में भी जाएंगे, तो लगता है कोई कंफ्यूजन भी होगा। रामविलास जी की तस्वीर का भी इस्तेमाल करेंगे, तो लगता है कि जनता में, वोटर में कंफ्यूजन भी होगा। ये तो स्वाभाविक है, देखिए तो अंडरस्टूड है, स्वाभाविक है कि एक ही दल में एक ही परिवार के लोग हम लोग थे, बेटा भतीजा भाई हम लोग एक ही परिवार के लोग थे और हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं। पार्टी विखंडित हो गई और परिवार भी विखंडित हो गया, इसमें तो कतई 2 राय नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुआ, चाहे उसमें कारण जो भी रहा हो, गलती जिसकी भी हो, हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। और पूरे देश में अब मतदाता जागरूक है, उनको पता है कि चिराग पासवान जी क्या हैं, पशुपति कुमार पारस जी क्या हैं और लोग क्या हैं, उसके हिसाब से अपना वो मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, चिराग पशुपति पारस जी का दावा है कि आने वाले समय में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और वोटर किसी भी हालत में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और सुना आपने कि पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद। और अब बात हम करेंगे जाप की, और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जब रिहा हुए हैं, बरी हुए हैं, उसके बाद वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं पप्पू यादव, और देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता अवनीश फोन लाइन पे जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हम उनसे जानेंगे। अवनीश, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही थी, और कांग्रेस का ऑफर भी एक तरफ था उपचुनाव में खड़े होने को लेकर, तो क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? नहीं, देखिए, पप्पू यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और जो चर्चाएं हैं कि पप्पू यादव उपचुनाव में क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर रहेंगे या कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी केवल कयास ही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे जाप पार्टी के सूत्रों से जो पता चला है कि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी तक की जो चर्चाएं हो रही थी कि पप्पू यादव संभवतः कांग्रेस के सिंबल से चुनाव तारापुर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो जाप के सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, ये केवल चर्चा मात्र है। लेकिन सब कुछ पप्पू यादव पर निर्भर करेगा, पप्पू यादव कैसे फैसला लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रेस को वो संबोधित करेंगे। और जो खबरें हैं कि पप्पू यादव तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वो अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन महागठबंधन में
शामिल होकर वो वहाँ गठबंधन के घटक दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम तरह की जो कयास है वो केवल कयास ही है। थोड़ी देर बाद सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर पप्पू यादव का अगला रुख क्या होगा। लेकिन सभी की निगाहें पप्पू यादव के रुख की ओर है और जो चर्चा है कि देर शाम 6 बजे कांग्रेस भी अपने नाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो वैसी स्थिति में सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बना लेता ना सर। फोन लाइन पे जुड़े थे बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान हो सकता है। हालांकि ऐसी किसी भी खबरों पर फिलहाल विराम है कि पप्पू यादव कांग्रेस के ऑफर पर आगे बढ़ सकते हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं।